गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, कल हमने जो पाठ किया था, कल बहुत सारे बच्चे इसमें थे भी नहीं, आज संख्या बड़ी है, वेल एंड गुड। तो बेटा कल जो हमारा पाठ था वो हमने किया था दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं इसके रचयिता हैं, जिसमें इन्होंने पशुओं के और मनुष्य के आत्मीय संबंधों के बारे में बताया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है ये बताया, औरत जाति का हमें सम्मान करना चाहिए, ये बहुत सारे जो है नीति विषयक मूल्य उभर कर हमारे सामने आए। तो आज जो बारी है हमारी प्रश्नावली की है, ये तीसरी से चौथी बार जो है हम इस पाठ की रिवीजन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पाठ के आधार पर भी आप सभी बच्चे जो है प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कौन बताएगा? बताओ। कांजी हाउस वो जगह होती है जहाँ पर पशुओं को कैद करके रखा जाता है। इसको मवेशी खाना भी कहा जाता है। पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि यह पता चल सके कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाला या कोई अन्य पशु उपस्थित है या नहीं। जी, बहुत बढ़िया। तो नाम क्या बेटा आपका? मुस्कान। तो देखिए मुस्कान ने, अब कई बार ये होता है ना मास्क लगाने के बाद नहीं भी पहचान आते हैं, तो मुस्कान ने हमें बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया कि वहाँ पर काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। आपने पाठ में पढ़ा कि काजी हाउस को मवेशी खाना भी कहते हैं और वहाँ पर उन पशुओं को रखा जाता था जो फसल को नुकसान पहुँचाते थे या बाकी जो आवारा पशु घूमते थे। और हाजिरी किस लिए ली जाती थी रोज़ की रोज़? ताकि जो वहाँ के मालिक थे, ये पीछे से आवाज़ नहीं गई, कि वहाँ के जो मालिक थे उनको ये पता चल सके कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया या वहाँ पर कोई मर तो नहीं गए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो खाना पीना नहीं देते थे। तो इसलिए वहाँ पर जो है उपस्थित पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। छोटी बच्ची को का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? कौन बताएगा? बताओ बेटा। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और उसे पीटती थी। उसकी हालत भी बैलों की जैसी थी, न ही उसे खाना मिलता था न ही उसे पानी, तो उसकी आत्मनियंत्रण भी बैलों जैसी होगी। जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा आपने। देखो, झुरी का जो बैल, हीरा और मोती का जो मालिक था वो झुरी था। झुरी अपने बैलों को गया को दे देता है। उसके बाद प्लीज बेटा ये पीछे मुझे सुनने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है? उसके बाद आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के दोनों जो बैल थे, गया उनसे दिन भर काम लेता था और उनको पीटता था। अब यही हालत जो है वो छोटी बच्ची की थी। उसकी माँ दिन भर उससे काम करवाती थी और उसे उसकी पिटाई करती थी, ना ही ठीक ढंग से खाना देती थी। अब जाहिर सी बात है बेटा कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि दोनों की हालत एक जैसी थी। वो कहते हैं ना, मन समझे मन की पीड़ा, कि जिसके साथ सेम घटना, बिल्कुल वही स्थिति घट रही होती है, तो वह व्यक्ति उस स्थिति को भली भांति पहचान सकता है। हम कहते हैं ना, कहावत भी आती है, देखो ये लोकोक्ति और मुहावरे बनाए गए हैं, ये चीजें भी बहुत आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सो क्या जाने जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीड़ पर आई, कि भैया जिसको कोई दुख नहीं हुआ होगा वो दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पर जो छोटी बच्ची के साथ दुख की घटना घटी थी, तो वही बैलों के साथ अत्याचार किया जाता था, वही उसके साथ था, तो वो आसानी से उस स्थिति को समझने में सक्षम थी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अब नीति विषयक मूल्य क्या होते हैं बेटा? जो हमें नैतिकता सिखाते हैं। ऐसी कितनी बातें आप लोगों को पता चली है यहाँ पर? ये बॉयज की तरफ से कोई आंसर बताओ। आजादी पाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए, अत्याचार और अन्याय से न घबराकर उसका डटकर सामना करना चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए, निहत्थों पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए, पशुओं के प्रति प्रेम करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो देखो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि नैतिक विषयक मूल्य कौन कौन से होते हैं बेटा? नैतिक विषय आपको लोगों को मैंने बताया कि जो हमें नैतिकता सिखाते हैं। और नैतिकता क्या होती है? जो हमारे मॉरल एटिकेट्स होते हैं, जो हमारा दैनिक व्यवहार होता है, जिसमें हमारी अच्छी आदतें शामिल होती हैं, जो हमें अच्छी चीज़ों का जहाँ से हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि
हमें मित्र की संकट के समय सहायता करनी चाहिए। जैसे हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की संकट के समय भी सहायता करते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि औरत जात पर सींग चलाना हमारा धर्म नहीं है, तो औरत जाति का हमें सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात, निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। चौथी बात, पशुओं का मान सम्मान, यानी कि उनके साथ हमारे आत्मीय संबंध होने चाहिए। पशुओं को पशु समझकर उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो 2 नंबर के हिसाब से बेटा अगर ये आप 4-5 नीति विषयक मूल्य लिख लेते हो तो बिल्कुल सटीक उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? बिल्कुल एक पंक्ति का उत्तर है। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद ने गधे की जगह साधु संत लोगों का जी बैठिए, बिल्कुल सही कि मुंशी बेटा अक्सर क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता है, चाहे गुस्सा करने वाली बात हो या ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि निरा गधा है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि बिल्कुल गधा है ये, तो इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है कि जो लोग शांत होते हैं, जो संकट के समय भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, तो उन्हें हम साधु संतों की श्रेणी में रख सकते हैं। उन्हें गधा ना कहकर क्या कहेंगे? ऋषि मुनि। कि ऋषि मुनि क्या होते हैं भैया? सर्दी, गर्मी, क्रोध, शांति, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा शांत रहते हैं, वो आसानी से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने गधे को गधा ना कहकर, ऐसे लोगों को गधा ना कहने की बजाय कहा है कि उन्हें ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो बहुत सारे प्रसंग आए हैं, बताओ। जब वह मटर के खेत में सांड के साथ लड़ रहे थे तो दोनों ने एक साथ प्रयास किया ताकि वो सांड को भगा सके। जब वह हल चलाते थे तो दोनों की चेष्टा रहती थी कि वह ज्यादा वजन अपने ऊपर ले, और कभी कभी वह दोस्ती के नाते सिंग भी मिला लिया करते, और उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। जी ठीक है। अब देखो बेटा, तरुण ने बहुत बढ़िया बताया कि मटर के खेत में जो सांड उनका शत्रु था, दोनों ने मिलकर सामना किया। ठीक है। दूसरी बात, दोनों जब भी संकट में फंसे तो एक दूसरे को छोड़कर नहीं भागे, दोनों ने साथ दिया। कांजी हौस में भी एक मित्र भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। जब भी वो खाना खाते थे तो एक साथ नाद में मुंह डालते और एक साथ बाहर निकालते थे। नाद क्या होता है? जहाँ पर पशुओं का चारा डाला जाता है वो स्थान। तो एक नहीं खाता था तो दूसरा भी नहीं खाता था। फिर जब कभी भी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो इसमें पाठ में बताई है कि जब कभी भी उनके कांधे पर बोझ होता था तो दोनों में से एक की चेष्टा ये रहती थी कि मुझ पर ही ज्यादा रहे ताकि मेरे मित्र को कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार बेटा उन्होंने अपनी दोस्ती का परिचय दिया। ये बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने एक दूसरे का सच्चे मित्र की तरह साथ दिया। तो यहीं से हमें पता चलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय एक दूसरे की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। बताइए भी, कौन बताएगा? कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। हाँ बताओ बेटा। प्रेमचंद के दृष्टिकोण से स्त्री अबला, कमजोर व दया के पात्र होती है। स्त्री इतने भी कमजोर नहीं होती, लेकिन मानव समाज में उसका बहुत ही अपमान और अत्याचार किया जाता है। तो देखिए, चलो ये चीज तो आपने बता दी, लेकिन बेटा यहाँ पर इस तरीके से हम प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। यहाँ पर हम क्या देंगे कि हीरा के इस कथन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मुंशी प्रेमचंद जी महिलाओं के सम्मान करने के पक्षधर थे। वो आज के जमाने के साहित्यकार तो है नहीं, आजादी के समय से पहले के हैं।
तो देखिए उस समय क्या माना जाता था कि औरत तो केवल और केवल अंदर चार दीवारी में रहकर ही काम करने के लायक है। लेकिन आज आप देखते हैं कि महिलाएं न केवल घर के काम करती हैं बल्कि बाहर भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और भले ही कोई घर पर भी काम करती है, भले ही पुरुष बाहर जाकर कमाई करके लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी मुंशी प्रेमचंद जी का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि पुरुष के समान ही महिलाएं भी समाज में बराबर के मान सम्मान की अधिकारी है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए एक बैल के माध्यम से उन्होंने पुरुष प्रधान समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि हीरा मोती को कहता है, मोती कहता है ना कि मन करता है कि मैं इसको एक सींग से उठाकर फेंक दूं, तो हीरा कहता है कि तुम क्यों भूल जाते हो कि औरत जात पर सींग चलाना हमारा धर्म नहीं है। अर्थात बेटा औरत को हम कहते हैं कि वो अबला नारी है। सच्चाई है ये। परमात्मा ने भी जो औरत और पुरुष की, महिला और पुरुष की जो बनावट की है, औरत को हमेशा एक कोमलांगी माना जाता है। पुरुष जो होते हैं वो वज्र के समान कठोर माने जाते हैं। तो इस नाते भी जो है पुरुषों का जो है वो पूरा ये कर्तव्य बनता है कि वो महिलाओं के मान सम्मान और उनकी रक्षा के लिए हमेशा भरसक प्रयास करें। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर उनका क्या दृष्टिकोण कि औरत जो है वो मान सम्मान की पात्र है और समाज में औरत को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? हाँ जी बताओ। किसान जीवन वाले समाज में पशुओं और मनुष्यों का गहरा संबंध होता है। ये आपस में मिलकर पहले, आजकल खेती मशीनों से होने लगी है। पहले मनुष्य हाँ बैलों से बिल्कुल बैलों पे और पशुओं पर खेती आधारित थी। हमें और पशुओं का हमारे जीवन में हमारे परिवार की तरह गहरा संबंध रखना चाहिए हमें। बेटो कयामत काफी हद तक सही बताया। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है, उनके आत्मीय संबंध कैसे दर्शाए गए हैं। कि कयामत ने बहुत बढ़िया बात बताई कि आजकल भले ही पशुओं का स्थान जो है मनुष्यों ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि हम किस हद तक पशुओं के ऊपर निर्भर हैं। दूध कहाँ से मिलता है? पशुओं से मिलता है। न जाने कितनी दूध से बनी हुई खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पशुओं के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो मनुष्य और पशुओं का बहुत ही आत्मीय संबंध होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बहुत सारे क्रियाकलाप, मनुष्य का जीवन जो है काफी हद तक पशुओं पर निर्भर करता है। और जब ये पशु बेटा हमें खाद्य पदार्थ देते हैं, पीने लायक दूध देते हैं या हमारी खेती बाड़ी में मदद करते हैं, तो यहाँ पर जो है पशुओं का भी जीवन का आधार जो है वो मनुष्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें पशुओं को भी किसी प्रकार कम नहीं आंकना चाहिए। इन्हें अच्छा खाने पीने को देना चाहिए। और इनके और जो देखो जिस परिवार में बेटा पशु होते हैं ना, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तो उस परिवार का जो मालिक होता है, उस परिवार के सदस्य उनके साथ बिल्कुल आत्मीय हो जाते हैं। वो एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाते हैं। ठीक है ना। आप कभी भी देखना, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे गांव से आते हैं कि सपोज आपके घर कोई भैंस है या गाय है, वो कहीं तक चली जाए, आप उसके साथ नहीं भी होगे तो वो ऑटोमेटिकली सीधा आके आपके ही घर में घुसेगी। ये परमात्मा ने उनको एक ऐसी शक्ति बख्शी। ठीक है ना। तो इस प्रकार बेटा मनुष्य का और पशुओं का आपस में परस्पर गहरा संबंध होता है। अगला प्रश्न है, आवाज नहीं बेटा पीछे से। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। बोलो। पशुओं को छुड़ाने के लिए हीरा और मोती ने दीवार गिरा दी और आधी रात को हीरा के पैर में मोटी रस्सी बांधी, इसलिए मोती भाग नहीं सका। इसलिए यह पता चलता है कि मोती सच्चा मित्र है और परोपकारी मित्र। बैठो बेटा। देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देते हुए। ये नहीं बेटा, ये कहते हैं कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। देखो बेटा मोती का जो कैरेक्टर है, इसमें जो चरित्र चित्रण कवि लेखक ने किया है वो गुस्सैल स्वभाव का है।
लेकिन साथ ही साथ क्या दिखाइए बेटा, पीछे से आवाज आ रही है, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी देन यू कैन लीव द क्लास। इतने दिनों के बाद तो आप लोगों को मौका मिला है कि आप अच्छे से सारी चीजों को आत्मसात कर सके। तो यहां पर जो है इन्होंने बताया कि मोती जो है वो गुस्सैल स्वभाव का जरूर था, लेकिन साथ ही साथ वो परोपकारी भी था, दूसरों का भला करने वाला भी था। बेटा इस कथन से ये पता चलता है कि अरे क्या हुआ, हम नहीं भाग सके तो ठीक है, और 9-10 प्राणियों की जान तो कम से कम बच गई, क्योंकि वहां पर जितने भी वो प्राणी थे उन सबको नीलाम किया जाना था, और पता नहीं उनके साथ किसको बलि का बकरा, कहते हैं ना बलि का बकरा, किसकी बलि दी जानी थी, क्या होना था क्या नहीं, क्योंकि उनको ढंग से खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। तो वो कहता कोई बात नहीं, हम नहीं जा सके तो यहाँ से उसकी परोपकार की भावना का पता चलता है। परोपकार जब हम दूसरों का भला करते हैं, कि गुस्सैल भले ही था लेकिन परोपकारी था। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है बेटा, इसका मतलब बताना है आप लोगों को। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब बताओ भैया, पशुओं के संदर्भ में बात की जा रही है, बताओ। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, वे साथ ही वे संवेदनशील भी थे, वे दूसरे पर चाट कर अपनी थकान दूर कर लेते थे, वे दूसरे के मन की भावना भी जान लेते थे। मनुष्य अपने आप को जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहता है, किंतु बिना बोले वो एक दूसरे के मन की भावना नहीं समझते। जी बिल्कुल सही, बैठो। कहते हैं बेटा कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। अब देखिए मनुष्य के साथ क्या है कि जब हम आपस में बात करते हैं ना, जब तक एक दूसरे को, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं कहूँगी मैं तो ये सोच रही थी, आप कहोगे नहीं मैं ये सोच रहा था, कि मनुष्य भी जब तक हम एक दूसरे को अपने मन की बात ना बता दें तब तक नहीं समझ पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन परमात्मा ने पशुओं को एक ऐसी शक्ति बख्शी है, एक ऐसी शक्ति उनको दी है कि वो बिना समझे ही एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लेखक ने बताया, जैसे हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की बातों को भली प्रकार समझ लेते थे, ठीक है। वो इनके कथोपकथन दिखाए भी गए हैं ना, एक दूसरे की बात को बताया कि हीरा ने ऐसा कहा, मोती ने ऐसा कहा, हालांकि ये लेखक की कल्पना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये चीज़ बताने का प्रयास किया है कि जो पशु होते हैं वो एक दूसरे की बात जो है मन ही मन में समझ लेते हैं। उनके अंदर परमात्मा ने एक ऐसी गुप्त शक्ति दी है जिससे कि मनुष्य भी वंचित है। अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। किस समय का वर्णन कौन बताएगा, बताओ। दोनों बैलों पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें पूरा दिन काम किया जाता था, फिर उन्हें पीटा जाता था, उनको खाने में सूखा भूसा दिया जाता था। छोटी लड़की को उन पर दया आ गई, वो रात को छिप कर एक एक रोटी खिला देती थी। एक एक रोटी से पेट तो नहीं भरता, फिर उन्हें प्रेम की खुराक मिल जाती थी। जी अब देखो बेटा, यहाँ पर जो बात की गई है कि उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती। गया बैलों के साथ बुरा व्यवहार करता था, हीरा और मोती के साथ, और उस लड़की की जो माँ है वो उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के मन की बातों को समझते थे। बैलों की जो सहानुभूति थी उस लड़की के प्रति थी, और उस लड़की की सहानुभूति बैलों के प्रति थी, क्योंकि दोनों की स्थिति जो थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लड़की रात को चुपचाप अपनी एक जो रोटी उसके पास होती थी उसमें से एक रोटी जाकर चुपचाप बैलों को खिला देती थी। अब वो इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बैल थे, एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन लेखक कहते हैं कि उनको सहानुभूति की खुराक मिल जाती थी। कौन सी सहानुभूति की? अब बेटा जब हम कभी संकट की घड़ी में होते हैं, कोई हमारे सिर पर हाथ रखने वाला होता है, कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तो हमें एक अंदर से एक उत्साह हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। एक ऊर्जा जो है उसकी स्फूर्ति हमारे एक ऊर्जा जो है हमारे अंदर जन्म ले लेती है। तो ठीक उसी प्रकार जब वो छोटी बच्ची जो है बैलों को
रोटी खिलाती थी तो उन्हें लगता था कि इस घर में उन्हें भी कोई प्रेम करने वाला है। ठीक है जी, ये बात। तो इस प्रकार उन्हें लगता था कि एक रोटी से भूख तो नहीं मिटती, लेकिन सहानुभूति की खुराक जरूर मिल जाती है। अगला प्रश्न है बेटा, ये एमसीक्यू है, ऑप्शन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि, बताओ भाई। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, वो उनके व्यवहार से दुखी था क्योंकि वो अपने मालिक झूरी को छोड़कर तो किसी के पास आना ही नहीं चाहते थे, और वो गया जब उनको मारता था, चलाता था, तो वो उससे ढंग से चलते भी नहीं थे। ठीक है, अब बेटा कुछ एक यहाँ पर प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से, ये वैल्यू बेस्ड प्रश्न भी होते हैं, मूल्यपरक प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। क्या कहना चाहते हो बेटा इसके माध्यम से, क्या विचार आते हैं आपके मन में? अब देखिए, हीरा और मोती दोनों ने प्रताड़ना सही। कब? क्योंकि गया ने उनकी पिटाई की। कांजी हाउस में वहां पर जो रखवाले थे उन्होंने उनकी पिटाई की, रस्सी से बांध दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। कहा भी जाता है कि अन्याय को सहन करने वाला भी बराबर का भागीदार होता है, लेकिन हीरा और मोती ने अपने आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया। तो यहाँ पर भी एक हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी बेवजह प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि टीचर पढ़ा रही है, आपने नहीं सुना या उसने आपको डांट दिया तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, वो नहीं। जब आपको बिना वजह कोई प्रताड़ित करता है, अगर आपकी कोई स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करता है, उस समय आप लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, बेवजह प्रताड़ना को सहन नहीं करना चाहिए। जैसे अब अगला अगर हम मूल्यपरक प्रश्न की बात करते हैं तो उसका और इसका उत्तर लगभग मिलता जुलता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि आखिरकार आजादी मिली। सभी ने मिलकर जो है वो संघर्ष किया। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है। कैसे करती है संकेत? कि जिस प्रकार भारत देश को आजाद करवाने के लिए हमारे अनेक शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं, ठीक उसी प्रकार हीरा और मोती ने भी आजादी पाने के लिए संघर्ष किया। या उस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार आजाद होने के लिए हीरा और मोती ने लगातार संघर्ष किया, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश को भी जो आजादी मिली है वो अनेक बलिदानों के बाद प्राप्त हुई है। कितने वीर शहीद बलिदान हुए थे भाई? कितनों ने अपनी बलिदानी दी थी, तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई थी। हमें कुछ एक नाम याद है बेटा, हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, इन कुछ एक का नाम हमें याद है, लेकिन न जाने और कितने अनगिनत क्रांतिकारी ऐसे हुए शायद जिनका इतिहास में नाम भी नहीं है। तो आज़ादी पाने के लिए कम मेहनत और बलिदान नहीं किया गया, और इसीलिए आप लोगों से भी बार बार, वो चाहे साहित्य के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, देश के हर नागरिक से ये अपील की जाती है कि ये आज़ादी हमें बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त हुई है, और इसलिए इस आज़ादी को कायम करने के लिए हम सबको कटिबद्ध होना होगा। आज़ादी ये नहीं कि मैडम हम कौन सा गुलाम होने जा रहे हैं, नहीं, अपने देश की रक्षा करके। और देश की रक्षा कोई बॉर्डर पर जाकर ही नहीं होती है, यहां पर रहकर भी आप देश की रक्षा कर सकते हो। आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखकर देश की रक्षा करने में भागीदार होते हो। आप तोड़ फोड़ ना कर ये जो असामाजिक तत्वों की गतिविधियां होती हैं इनमें शामिल ना होकर आप अपने देश की रक्षा करते हो। आप जब पढ़ाई करके कामयाब हो जाते हो तब आप अपने देश का नाम रोशन करते हो, अपने समाज का नाम रोशन करते हो। तो इसलिए हम सब का भी जो है, अगर आप मेहनत करते हो, अपने देश के प्रति कटिबद्ध होते हो, तो हमारी मेहनत भी जो है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है।
तो होप सो बेटा आप लोगों को ये पूरा का पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। कल हमने इसका सारांश किया था, शब्दावली की है, और मैं आप लोगों को फिर बार बार यही कह रही हूँ बेटा, MCQ का मतलब जो चीज़ मैंने आप लोगों को कल भी समझाई थी, आप लोगों को पूरी कविता की व्याख्या याद होनी चाहिए। भले ही व्याख्या नहीं आती, लेकिन जब तक पंक्तियों का अर्थ नहीं पता होगा आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। पूरा पाठ आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सको। MCQ में मोस्ट ऑफ द जो है वो इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो अगर किसी को कोई संशय है तो आप पूछ सकते हो।